फ्रेंड्स, तो टुडेज टॉपिक इज़ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो अब तक हमने पढ़ा था एक स्मॉल बॉक्स एज अ होल मास लेके पढ़ा है, उसके ऊपर काइनेमेटिक्स, उसकी लॉज ऑफ मोशन सब कुछ देख लिया अपने। ठीक है, अब जो हम देखेंगे इस चीज़ को बनाता है जो पार्टिकल्स। ओके, वो पार्टिकल्स मतलब उसका काइनेमेटिक्स, उसका लॉ, उसमें लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी करेंगे जो इस मेन होल ब्लॉक को बनाता है। ठीक है, अब तक क्या हमने इसका मास m ले रखा था, अब हम इसको बनाने वाले पार्टिकल मास m को m लेके उसके बारे में, उस पार्टिकल के बारे में डिटेल स्टडी। अब तक जो आपने पढ़ा होल मास के ऊपर, अब हम एक पार्टिकल के ऊपर वही सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर का सबसे पहला चीज़ है सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास, देखो डेफिनेशन आप सब ने पढ़ा होगा बोर्ड में, या फिर पढ़ोगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जानना भी नहीं है हमको। आपको बस कॉन्सेप्ट जानना है कि सेंटर ऑफ मास है क्या। मान लेते हैं कि ये पेपर है, कि कोई भी चीज़ है, उस चीज़ का मास कंसंट्रेट ऐसे पॉइंट पे हो, मतलब जिस पॉइंट में उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का मास कंसंट्रेट हो, ऐसे कंसंट्रेट हो ऐसी जगह पे जहाँ पे हम उसे पूरी तरह से बैलेंस कर सकें। ओके, मीन्स जैसे ये कोई कॉपी है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक चीज़ है, प्लेट है, थीन शीट है, या फिर कुछ भी इसकी जगह पे एग्जांपल लेते हैं, थीन शीट है। ओके, इस चीज़ का मास कुछ इस जगह पे, ऐसे जगह पे होना चाहिए कि उसके नीचे अगर मैं एक पेन रखूँ ना, तो वो चीज़ पूरा बैलेंस हो जाए, गिरे नहीं। यहाँ से भी ग्रेविटी का फोर्स लगे, यहाँ से ग्रेविटी का फोर्स लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे बैलेंस करें इसका मास, इस पूरे का मास, पूरी चीज़ का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब उस पूरे चीज़ का मास ऐसे पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जिसे आप किसी भी पेन के ऊपर रखें तो वो बैलेंस हो जाए, गिरे नहीं। ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट है ये बस, और कुछ नहीं। ओके, तो इसका मान लेते हैं यहाँ पे XYZ, इस पे क्या है, ये चीज़ें पार्टिकल है अपना। ठीक है, M1 M2 M3 M4 ऐसे पार्टिकल है, मासेस हैं। तो अब इसको एक सिस्टम मान लें, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का सेंटर ऑफ मास देखो, ये क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम एक बार x कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लेंगे, दूसरी बात y कोऑर्डिनेट के लिए। तो हर चीज़ का ऐसे दिया होगा ना, इसका x1 y1, वैसे यहाँ पे x2 y2, वैसे ही ऐसे ऐसे दिया होगा, 3 4 करके दिया होगा। तो x1 का जब निकालोगे, सिर्फ x1 के लिए निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, m1 x1 प्लस m2 x2 जितना दिया रहेगा, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2 टोटल मास। वैसे y कोऑर्डिनेट के लिए निकाल देंगे। ठीक है, m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन, और फिर देन m1 प्लस m2, और ये ऐसे ही। सो एट लास्ट व्हाट वी विल गेट दिस कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास x एंड y। 2 कोऑर्डिनेट्स हमको एक कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा x और y। ओके, अब ये तो था भाई बच्चों वाली चीज़ें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेमिनार ऑब्जेक्ट्स का कैसे करेंगे। मतलब मान लो जैसे ये पेज है ना, ये पेज है। ओके, ये पेज है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, ये सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है भाई लोग, हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर हम सिमेट्री के हिसाब से देखें तो उसके सेंटर में होना चाहिए। जैसे ये अगर एक सिमेट्रिकल सर्किल है, मान लो रेडियस बराबर है, ओके, तो सर्किल है, सो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पूरा बीच में होगा। वैसे ही एक रेक्टेंगल हुआ कि एक स्क्वायर हुआ तो कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, द पॉइंट वेयर 2 डायगोनल्स आर मीटिंग, सेंटर ऑफ मास वहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सब चीज़ों के लिए हमेशा उसके सेंटर पे होती है। ओके, अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म चीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगी। जैसे तो पहले मैं ट्राइंगल के लिए लेता हूँ, ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल में ये इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है, ये इसका 0 है। तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल का सेंटर कहाँ पे होता है, सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड में XCM मैंने क्या लिया है, x तो 0 लिया है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, ऊपर से h/3। अगर मान लें कि इसका ये हाइट जो है h है, ठीक है,
तो h/3 हो जाएगा। वैसे ही सेमी सर्कुलर रिंग के लिए देखो, सर्कुलर रिंग होगा तो क्या मैंने कहा सेंटर पे होगा, लेकिन जो ही हम इसे काट लें, मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, तो ये चीज़ क्या होगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि क्या, सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे ज़्यादा मास है, कुछ ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा क्योंकि मास ज़्यादा है ना, मास इस तरफ है तो इस तरफ शिफ्ट होगा। तो सेमी सर्कुलर के लिए क्या हुआ, ये सब निकालना नहीं है आपको बस याद रख लेना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पुट करना है सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है, डिस्क नहीं रिंग। देखो रिंग में खाली इतना पोर्शन होगा, ठीक है, ये चीज़ रिंग होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क, ओके। सेमी सर्कुलर डिस्क क्या करना है आपको, ये इस तरह से डिस्क हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क अब डिस्क हो गया। तो इसमें सेंटर ऑफ मास क्या है, इसमें सेंटर ऑफ मास क्या है, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास, देखो हमने क्या किया, हमने बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को इस हर जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट को अपने क्या लिया, ज़ीरो लिया, मतलब कोऑर्डिनेट हमारा पूरा से एक्स पे ही है, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, वाई क्या है, इसका वाई निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 2r/पाई, ये चीज़ है सेमी सर्कुलर डिस्क। तो क्या है, वाई इक्वल टू 4r/3 ओके। तो इस तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो। उसके बाद है हेमीस्फीयर, ओके, हेमीस्फीयर शेल, ठीक है, हेमीस्फीयर शेल, उसका क्या होगा, r/2। वैसे ही सॉलिड हेमीस्फीयर, देखो ये तो शेल था, अब ये सॉलिड हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, हेमीस्फीयर। देखो स्फीयर होगा तो हमेशा याद रखो सेंटर पे हो गया, ये हम हेमीस्फीयर के बारे में ही सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। मतलब जो यूनिफॉर्म है वो तो यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाए ना, तब सेंटर ऑफ मास आपको निकालने के लिए बोलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको मतलब याद रख लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद होता है सॉलिड सर्कुलर कोन। देखो सर्कुलर कोन होता तो क्या होता, आराम से निकाल लेते, बचपन से पढ़ रहे हो, h/, सेंटर पे हो जाता उसके, तो ये h/4 की हाइट में होगा। अब जब सॉलिड सर्कुलर कोन है, ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे है, h/4 है, पढ़ते आ रहे हो। हॉलो सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा, हॉलो सर्कुलर, जब ये नीचे का कोई मास नहीं होना, मतलब यहाँ पे पहले क्या सॉलिड में क्या पूरा मास है, अब क्या नीचे कोई प्लेट भी नहीं है, सर्कुलर प्लेट, सिर्फ ये चीज़ है, सिर्फ इस तरह से होगा एक चीज़, ठीक है, सर्कुलर कोन, ओके। y=h/3। यहाँ तक तो आप सब लोग कर लेते हो। अब हमें देखना है जो क्वेश्चन में रियली आता है, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, ओके। आपने देखा होगा बहुत से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये एक सर्कुलर डिस्क है, अब मैं तुरंत पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सब बोल दोगे सेंटर पे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमने रिंग काट लिया, एक डिस्क काट लिया, ये डिस्क है, उसका रेडियस है r, ओके। एक और पेन से लिखते हैं, इस चीज़ का रेडियस है 4r सपोज, और इस चीज़ का रेडियस है r। ये जो डिस्क काटा, इसका जो सरकमफेरेंस है ये टच कर रहा होगा इसके सरकमफेरेंस से, ओके, वैसे हमने काटा है। तो अब इस लेमिनार बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट कहाँ पे होगा, ठीक है। तो शिफ्ट सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, देखो जब आप इस चीज़ को करने का एक टफ तरीका भी है, एक आसान सा तरीका भी है, ठीक है, दोनों समझा देता हूँ। पहले इजी वाला देख लेते हैं, ओके। अब क्या करना है आपको, लेमिनार बॉडी के लिए हमेशा याद रखो, हम क्या एक्सियम कैसे निकालते हैं, हम एक्सियम हमेशा निकालते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 करके निकाल के कर देते थे। अब देखो यहाँ पे वेरिएशन किस चीज़ का हो रहा है, एरिया के कारण वेरिएशन आएगा मास में, सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। मास के कारण वेरिएशन नहीं हो रहा है, एरिया, इस इतने एरिया को हमने निकाला, इतने एरिया में से सो वो सेंटर ऑफ मास देगा, तो हम एरिया निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, देखो यहाँ से आप काट रहे हो रिंग को, यहाँ से आप काट रहे हो डिस्क को, यहाँ से काट रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे मूव होगा। आप ऊपर से करते तो वाई एक्सिस में डिफरेंस आता, तो इससे आपको पता चलता वाई एक्सिस निकालना ही नहीं है अपने को एक्स एक्सिस निकालना है। तो एक्स एक्सिस निकालोगे कैसे, देखो हमेशा देखो कट आउट है ना, पीस कट किया हमने,
कट किया, अगर लगाया होता तो प्लस करते, कट किया तो मतलब माइनस करेंगे। तो क्या करोगे, आपको करना है पूरे का मास, ठीक है, पूरे का मास, ठीक है। तो पहले का जो मास था x1 a1 उसको लेंगे, उसके बाद वाला जो आया x2 a2 हम लेंगे, क्योंकि उसको हमने उससे माइनस किया ना बाई टोटल एरिया। अब इसमें मास का डिफरेंस नहीं, जहाँ मास दिया था उसकी जगह पे एरिया ले लो, ठीक है, एरिया ले लो a1 प्लस a2। तो अब देखो पहले का जो डिस्क है हमने कोऑर्डिनेट किसको लिया, इस चीज़ को कोऑर्डिनेट लिया है, इसको कोऑर्डिनेट लिया है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया, तो पहले हमारा क्या है, पहले का जो है पूरा टोटल x1 था, उसका कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, तो उसका पोजीशन एक्स पोजीशन क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये चीज़ जो पूरा अपना ज़ीरो हो गया, एरिया के बारे में सोचना नहीं है। दूसरा चीज़ x1 x2 कितना होगा, x2 देखो देखो अगर ये पूरा 4 आ रहा है, ये 4R है, 4R में से एक R काटोगे तो क्या होगा, 3R बचा, तो 3R इंटू करेंगे हम यहाँ पे क्या, एरिया। अब देखो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, हम पाई नीचे भी पाई आएगा ऊपर भी पाई है, तो पाई मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू इस चीज़ का रेडियस कितना है, आर स्क्वायर है कि नहीं, ना है ना, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एरिया, टोटल का एरिया कितना था, पहले कितना था, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी एरिया देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे ना, यहाँ पे भी इस चीज़ को इससे काट रहे हैं, इस चीज़ को इससे काट रहे हैं, तो एरिया इसका माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। अगर इस यहीं पे इसी डिस्क में यहाँ पे अगर मैं एक और डिस्क ऐड कर देता, मतलब जोड़ देता, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते दोनों, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से काट रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, अब देखो ये पूरा का एरिया कितना होता, पूरा का एरिया 4 का स्क्वायर, 4R स्क्वायर का, देखो पाई तो मैंने कॉमन लेके काट दिया था, 4R स्क्वायर 16R स्क्वायर और ये R स्क्वायर 16R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 15R स्क्वायर, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे R/5 हो जाएगा, यही हो गया अपना XCM। ऐसे ही आप रॉड के लिए कर सकते हो। देखो जैसे अब ये तो मैंने, अब हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी के लिए करेंगे, ठीक है। रिजिड बॉडी में क्या करते हैं, रिजिड बॉडी का बस कुछ नहीं है, देखो जैसे ये रॉड ले लें, ये dx है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस x एक्सिस में x है, y कुछ नहीं, हमने इसी को 0 मान लिया, ठीक है, ये x है, टोटल मास m है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है XCM इज इक्वल टू, ठीक है, 1/m x dm। अगर y निकालना है, y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y पुट कर दो, बस आपको कोऑर्डिनेट पता रहेंगे ना, तो आप किसी भी जगह का पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, इस रॉड के लिए देख लेते हैं, खाली बहुत सिंपल सा है, ये आप सब ने देखा भी होगा, एक बार खाली मैं दिखा देता हूँ किस तरह करना है। तो XCM कैसे करते हैं, 1/m x dx, ओके। तो dm, ओके, dm क्या है, मैंने बताया था ना dm। तो अब इसको क्या करेंगे, dm को हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं रॉड का लेंथ l है, ओके। तो dm को हम क्या लिखेंगे, dm मतलब इस चीज़ का क्या होगा, मास क्या होगा, वो हमें पता करना है। तो वो कितना करेंगे, पर यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to l में, तो बस हो गया क्या, 0 to l किए तो l²/2, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में, l²/2। अब देखो ये l है, स्क्वायर में से कटेगा तो l/2 आ जाएगा। अब देखो यही चीज़ करना है आपको सेमी सर्कुलर डिस्क में, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्या करना है आपको, किसी भी एंगल में d थीटा ले जाएंगे, d थीटा लेके, ठीक है, d थीटा एंगल ले गए और ये एंगल थीटा ले गए, तो वहीं करना है m x dm/m x dm और y। देखो x तो इसका सेम रहेगा, हम बदलेगा क्या, y बदलेगा, तो इस तरह से लिखेंगे m dm, ठीक है। अब देखो इसमें मास जो वेरी करेगा वो भाई एंगल के साथ वेरी करेगा, इसमें क्या x के हिसाब से वेरी करे, इसमें एंगल के हिसाब से वेरी करेगा। तो आप उस हिसाब से पुट करके जिस तरह मैंने बताया था डिस्क और रिंग दोनों के लिए निकाल सकते हो, ओके। अब ऐसे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जैसे ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसका इसके बीच में हो जाएगा, इसका इसके बीच में हो जाएगा। अब आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसका x1 और ये y1, और यहाँ पे x2 और ये y2, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बस अब सेंटर ऑफ मास, इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं m2 है, इसका मास यहाँ पे हो गया, इसका मास m1 है, वो यहाँ पे हो गया। बस बच्चों वाला चीज़ है, कर लो आराम से, हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, ओके, जैसा मैंने कहा है।
अब देखो चीज़ें जब तक चलती नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द मोमेंट व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स मूविंग तब का आता है काइनेमेटिक्स, ठीक है, तब आता है रिलेटिव मोशन, तब आता है ये सब तमाम चीज़ें, तब फिज़िक्स चलता है, ठीक है। अब तक फिज़िक्स नहीं था, अब फिज़िक्स आएगा जब चीज़ें चलने लगती हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एच.सी. वर्मा आपने किया हुआ सॉल्व, उसमें देखो एक मान लेते हैं कि ये कोई प्लैंक है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, प्लैंक है। अब ये प्लैंक जो है अपना एक वाटर में है, ठीक है। प्लैंक क्यों माने, चलो बोट ही मान लेते हैं, ठीक है। बोट प्रॉब्लम आपने देखा हो, हम प्लैंक क्यों लें। यहाँ पे कोई है आदमी, बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आदमी एक एक्सट्रीम एंड से चल के दूसरे एक्सट्रीम एंड में आएगा, ठीक है। इस एक्सट्रीम एंड से इस एक्सट्रीम एंड तक जाएगा, ओके। तो सेंटर ऑफ, तो ये चीज़ कितना मूव करेगा, बोट हमारा कितना मूव किया है, ओके। तो हमको पता करना है बोट कितना मूव किया, ओके। तो क्या है, मैन का मास m है, मैन का मास m है, प्लैंक का, रुको इस पेन से लिखते हैं, मैन का मास जो है m है, प्लैंक का मास मतलब बोट का मास कैपिटल M है, इस चीज़ का टोटल लेंथ L है, ओके। सो अब हमें निकालना क्या है कि द डिस्टेंस मूव बाई बोट, ओके। डिस्टेंस मूव बाई बोट, मान लेते हैं ये आदमी इस हिसाब से गया, बोट इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में x चला, हमको यही x निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई x। तो ऐसे कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम मान के चलते हैं कि द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सीएम जो हमेशा आप पुट करेंगे ना, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्सीएम आपका 0 है, ये हम मान के चलते हैं, ओके। ऐसे कंडीशन में तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन है एक्सीएम इज इक्वल टू भाई m1 क्या, मैन का मास, मैन का पोजीशन, प्लस m2 x2 क्या, बोट का, बाई टोटल लिख देंगे। तो देखो ये मैंने क्या किया, ऐसे कंडीशन में जब बोट चल रहा है कि मैन चल रहा है, याद रखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमेशा तुमको 0 पुट करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए बोट मूव करेगा जब आदमी मूव करेगा तो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को सेम पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए दोनों मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो बस वही चीज़ है, टोटल 0 हो गया। अब m1 क्या है, मैन का मास, और ये x, मैन कितना चला, मैन चला इस डायरेक्शन में, L चला, टोटल L चला, लेकिन बोट कुछ डिस्टेंस मूव किया, बोट क्या मूव किया, L-x मूव किया, ठीक है। बोट क्या मूव किया, बोट x मूव किया, तो मैन असल में कितना चला होगा, L-x। तो मैन एक्चुअली L-x डिस्टेंस चला। उसके बाद है m2 क्या है, अपना बोट है, बोट कितना चला, अपोजिट डायरेक्शन में चला, तो -x अपॉन m टोटल मास जो भी हो वो इधर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई को 0 आएगा, तो हम उसको क्यों लिख के टाइम वेस्ट करें, ml माइनस mx माइनस कैपिटल mx, ये सब इधर चला जाएगा, आपको x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml/m + m, ओके। अब सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देते हैं प्रॉब्लम को। जैसे ये प्लैंक है, ठीक है, यहाँ कोई स्मूथ सरफेस है, मान लेते हैं आइस है, तो यहाँ पे एक राजेश है, यहाँ कौशल है, ठीक है, ये आर है, ये के है, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, पता हो प्लैंक कितना मूव किया, ठीक है। प्लैंक कितना मूव किया, कुछ नहीं करना है, प्लैंक कितना मूव किया, मैंने क्या कहा, आपको हर समय पुट करना है सेंटर ऑफ मास 0 रहे, इसका भी लेंथ मान लो L है, इसका लेंथ m1, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये कैपिटल M है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सेंटर ऑफ मास 0 मूव किया, और पूरे का इक्वेशन लिख दो बस, m1 क्या m, ये कितना मूव किया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लैंक x मूव किया, हमको निकालना है प्लैंक कितना मूव किया, हम सपोज करते हैं कि प्लैंक ने x मूव किया, तो ये कितना चलेगा, L-x। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, इस बार क्या होता है कि ये दोनों अपोजिट साइड चेंज नहीं करते, हम मानते हैं बीच में आता है, साइड चेंज वाला तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मतलब हम सोच के चलते हैं कि बीच में आते हैं तो कितना मूव करेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, L/2 ले लेंगे ना, तो एक के लिए माइनस हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरे के लिए प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं मतलब ऐसे होगा m2
x माइनस एल बाई टू, और प्लैंक का क्या है m, प्लैंक कितना चल x। इक्वेशन को पुट करके आंसर निकाल दो अपना, हो गया। अगर प्लैंक इस तरफ चला होगा तो आंसर, मतलब जिस तरफ हमने कंसीडर किया है प्लैंक चला है उसी तरफ चला होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर अपोजिट है तो आंसर, मतलब हमारे कंसिडरेशन से अलग आंसर है तो मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, तो बस और कुछ नहीं है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोविड और बॉर्डर टेंशन था इसीलिए बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। तो अभी मैंने कहा ना आपको, अब तक आपने जो फिज़िक्स पढ़ा था दैट इज़ सफिशिएंट। इसके बाद पूरा फिज़िक्स अब तक जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। तो इसीलिए अगर फिज़िक्स बेस्ट करना है आपको तो अपना ये फाउंडेशन होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, उसके पहले तक के जो चैप्टर्स होते हैं वो फाउंडेशन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप पूरी फिज़िक्स रटाया है, उसके बाद रटना है फिज़िक्स में और कुछ नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू एंड मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। और ज़्यादा मत सोचो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आपको बस अपना कर्म करना है। यू हैव टू स्टडी, एग्ज़ाम हो या ना हो कभी तो होगा ना, तो उसके लिए पढ़ो। ओके, और मैंने बार बार कहा है, मेरे पहले वीडियो में जो कहा है मैंने वही फाइनल चीज़ है। उससे ज़्यादा आप करोगे तो टाइम वेस्ट है, उससे कम करोगे तो पाना मुश्किल है। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू।